कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील वर्मा आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं, और हम इस समय आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लिया हुआ है, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म के अब तक 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म के बारे में बताया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी बेसिक बातें हमने आपको बताई हैं। फिर हमने चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप आपको बता रहे हैं। इसके पहले जो हमने लेक्चर सेकंड लिया था उसमें हमने चेन और पोजीशन पढ़ाया हुआ है आपको। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 2 हम आज टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक, जिसको हम फंक्शनल आइसोमर ही बोलेंगे। इतना लंबा नाम कौन बोलेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो इसको फंक्शनल आइसोमर ही बोलना है हमको। अभी तक हमने 2 टाइप के आइसोमर पढ़े हैं, चेन और पोजीशन। तो हमने आपको बताया था जैसा नाम होता है वैसा ही उनका काम होता है। चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर बोलते थे उसको हम। तो चेन आइसोमर को चेन हम इसलिए बोलते थे क्योंकि चेंज जो था वो चेन में आ रहा था, वो वर्ड रूट में चेंज आ रहा था, वो साइड चेन के कार्बन में चेंज आ रहा था। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म हम बोले थे आपको कि जब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की बदल जाए, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए, तो उसको हम क्या बोलते थे? पोजिशनल आइसोमर। लेकिन इसके पहले हमने जो चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर पढ़ाया है, उनकी एक खास बात थी कि वो दोनों, हमने ये बात बताई है कि चेन और पोजीशन आइसोमर दोनों सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा यहां पे। और एक और बात थी वहां पे कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता था। फंक्शनल ग्रुप चेन आइसोमर में, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमर में, दोनों में एक ही जैसा था। यहां पे क्या है कि 2 आइसोमर होंगे, जिसमें एक बात का डिफरेंस होगा कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। मतलब नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहां पे डिफरेंट होगा। क्या क्या सेम होगा वो आप जानते हैं। सबसे खास बात है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये पहले दिन से आपको मैं बता रहा हूं। कंपाउंड, 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आगे भी होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जो मैं इसमें पढ़ रहा हूं उसमें क्या पढ़ना है हमको कि उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये तो सेम रहना चाहिए, और जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो डिफरेंस है वो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस की वजह से आया है। फंक्शनल ग्रुप के नेचर में अगर डिफरेंस पाया जाए तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। क्लियर? तीनों बात क्लियर हो गई कि चेन आइसोमर किसको बोलते हैं, पोजीशन किसको बोलते हैं, फंक्शनल किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल से टॉपिक है। अब हम अगर इसमें एग्जांपल लेना शुरू करें तो देखें, एक बात फिर से आप समझें, चाहे वो चेन आइसोमर होता, चाहे वो पोजीशन आइसोमर होता, इसमें कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता था, इसमें कभी भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं चेंज होता था। अगर 2 कंपाउंड को हम कंपेयर कर रहे थे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे, तो दोनों में डबल बॉन्ड है तो दोनों में डबल बॉन्ड ही रहना चाहिए, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहना चाहिए। पोजीशन में चेंज हो सकता है, उसको पोजीशनल आइसोमर बोलते हैं, लेकिन उनके नेचर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के कोई नेचर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल जाए, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अगर बदल जाए, तो वो सब हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के अंदर पढ़े जाएंगे। क्लियर? अब इसमें हमको खाली एग्जांपल पे ही फोकस करना है
कि कहां कहां हमको ये दिखाई पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिसमें हम पहला केस जो ले रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, इधर अगर आपने उसको नोट कर लिया हो तो वो सब हम इरेज किए दे रहे हैं। कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर में होगा वो फंक्शनल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस की वजह से होगा, वो मल्टीपल बॉन्ड के नेचर में डिफरेंस की वजह से होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड का हमने नेचर चेक किया है यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। एक हमारा जो केस है वो डाइईन का केस है, एक जो हमारा केस है वो एल्काइन का केस है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे तो इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम होंगे, वो सारी बातें हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो सेम है, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप का नेचर है, मल्टीपल बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। तो एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3CH2OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया। CH3OCH3, तो हम ले रहे हैं ये अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, और ईथर, ये दोनों लोग ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है एक दूसरे के। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, इनका जनरल फार्मूला भी सेम है। अगर हम जनरल फार्मूला भी देखें तो इनका जनरल फार्मूला ये है CnH2n+2O। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें इथरिक ग्रुप है। अगला एग्जांपल अगर हम लें तो ऑक्सीजन की जगह पे अगर हम सल्फर लगा दें तो उसको आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर हम लगाते हैं तो हम एक नाम और ऐड कर देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, थायो ग्रुप, और ये हो जाएगा हमारा थायो अल्कोहल। और फिर ईथर भी हम जो बनाएंगे वो हमारा कौन सा ईथर हो जाएगा, थायो ईथर। तो थायो अल्कोहल और थायो ईथर भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे, या फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, इसको आप नोट करते रहिएगा। CH3 CH2 CH2 CHO ले लिया हमने, एग्जाम्पल भी इसी में लेते चल रहे हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CH3 CH2 COCH3, हम लिखते जा रहे हैं, ये कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये आपने नीचे वाला इसको हट जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको हटा दें, थोड़ा साफ दिखाई देगा आपको। एल्काइन और डाइईन, एल्काइन और डाइईन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। थायो अल्कोहल और थायो ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। इनकी बात करें तो ये सब फंक्शनल आइसोमर हैं, ठीक है ना। जरा और देख लें, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH लिख देता हूं ऐसे, आप देखें इसको। सब में अगर हम देखें तो C4H8O आ रहा है। एग्जाम्पल भी लेता चल रहा हूं, आप समझते भी जाएंगे कि अभी तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एल्काइन का, डाइईन का, अल्कोहल का, ईथर का, थायो अल्कोहल का और थायो ईथर का। हमारे 4th एग्जाम्पल में हमने लिया एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। एल्डिहाइड और ये आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ये एक दूसरे के, अगर इनकी बात करें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एक और हम इसी में ऐड किए दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, ये ईथर हो गया, अनसैचुरेटेड ईथर, इधर मेथिल ग्रुप है, इधर विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको मेथिल विनाइल ईथर बोलेंगे, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम
इसको आप जानते होंगे, ये एलाइल ग्रुप हो गया आपका, सुनते जाएं आप। तो फर्स्ट और सेकंड अगर कोई पूछे तो बोलेंगे ये फंक्शनल आइसोमर है, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कोई पूछे तो ये भी बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर है। कंपाउंड इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके C4H8, आप गिन लीजिए, 1 2 3, एक एक कार्बन हमने मिस हो गया कहीं पे, इसको लिखे दे रहे हैं नहीं तो मिस्टेक हो जाती। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 2 और 1 3 5 और 2 7 और 8 हो गया आपका। इधर देख लें, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 2 और 1 3 इधर और 5 इधर, 8 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम 1 और 4 को देखें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसमें ईथर ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए। अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, ये अनसैचुरेटेड ईथर है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हो गए। बोलो, अगर हम सेकंड को 4 से कंपेयर कर लें तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें ईथर ग्रुप है। बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम हो। जितने भी कंपाउंड हैं इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप निकाल लेते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 निकलने वाला है। अगर हम इनका जनरल फार्मूला पढ़ें तो CnH2nO होता है इनका जनरल फार्मूला, CnH2nO। समझिएगा इस बात को। तो इन एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। तो ये 4th पॉइंट में हमने लिख दिया, इसको जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, हटाएं। चलिए, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बात समझ में आती है तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन ले लिया। अब हम लेना चाह रहे हैं CH3 CH2। हम इस टाइप का कोई एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाए। हम चाहे तो 1 कार्बन का ले लेते, 2 कार्बन ले लेते, हमने लिख दिया कि ये अब की बार जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। C4H8O2, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हमने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब CH3 CH2 COOCH3 एस्टर ग्रुप है कि नहीं? बोलिए। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फर्स्ट, और ये हमने लिख दिया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए कि नहीं हुए? बोलिए। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और दोनों में डिफरेंस किस बात का है? उनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसमें कौन सा ग्रुप बेटा? एस्टर ग्रुप है। समझ में आती नहीं बात? इसी में हम जरा एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। CH3 CH2 4 कार्बन का है, CH2 CHO कर दिया। अब देखते जाइएगा, CHO और यहां पे OH। अब जरा देखो, इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है और इस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप है। 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए, 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7 और 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन। सब में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। देखो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि सब में एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल, ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हो और ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हो, मतलब फर्स्ट और अगर थर्ड इसको मैं लिख लूं, इसको मैं थर्ड समझ लूं, तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? बोलिए। अगर मैं एस्टर को इसके साथ कंपेयर करूं,
फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड को, तो ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो एल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर थे। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हुए। कार्बोक्सिलिक एसिड और ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो और अल्कोहलिक ग्रुप हो, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो सेम है। इनमें किस बात का डिफरेंस तुमको दिखाई दे रहा है? इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। क्लियर? और हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। CH3CO, ये 4th नंबर पे लिख रहा हूं इसको, ऐसा करते हैं 4th नंबर पे कलर चेंज कर देता हूं। CH3CO CH2 CH2OH। अब जरा देखो इसमें कीटोन वाला ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला ग्रुप भी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब फर्स्ट को 4th से कंपेयर करो, सेकंड को 4th से कंपेयर करो, थर्ड को भी 4th से कंपेयर करो, तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो भी क्या होगा? सबका सेम आएगा। किस बात का डिफरेंस है? डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप में है। इसलिए ये आइसोमर कौन से कहलाएंगे? इसमें कीटोनिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन और अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। बोलो समझ में आता कि नहीं आता? ठीक, बहुत क्लियर रखिएगा। एक और इसमें एग्जांपल हम और 5th नंबर पे ऐड करना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये दिया होगा और ये दिया होगा, और आपने याद करके क्या रखा अभी तक कि एल्डिहाइड और एसिड और एस्टर, एसिड एस्टर, एसिड एस्टर, एसिड एस्टर, यही पढ़ रहे थे। एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एसिड एस्टर आएगा कर देंगे, और कुछ दिया होगा नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब जरा देखो, इसी में मैं अल्कोहल की जगह पे ईथर लिखता हूं। अल्कोहल ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर था, इसको मैं सेम कर देता हूं। तो CH3 बोलो, CO CH2 OCH3। अब जरा इसमें काउंट करो कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। बैलेंसिंग बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये सभी लोग जितने भी आपके सामने यहां पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसी में हम 6 नंबर पे एक पार्ट और ऐड करना चाह रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप था, है कि नहीं? एल्डिहाइड ग्रुप लिखा है CH3O और 3 कार्बन बचा उधर, CH2 CH2 CHO। बोलो भाई, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन लिख दिए हमने यहां पे। 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 2 7 हाइड्रोजन और 1 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गया। और इसके अंदर ग्रुप कौन कौन सा है बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर ईथर वाला ग्रुप है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो, कीटोन और अल्कोहल ग्रुप हो, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर वाला ग्रुप हो। ये सब बहुत कायदे समझ रहिएगा, नहीं तो आपको खाली एक बात याद रहेगी, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। जबकि हमने बताया एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड ईथर हो, सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इस कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो आपको खाली एक बात चेक करना है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, लेकिन डिफरेंस स्ट्रक्चर में है। और हमको देखना है स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से है। तो आपने देखा स्ट्रक्चर में डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि दोनों में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है और फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया, बाकी सब सेम है। हमने बता दिया ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बात समझ में आती कि नहीं आती? अगर इसको भी कॉपी कर लीजिए, हटाएं। देखिए
शायद 4 नंबर तो हो गया, 1 पहले लिया था, वो 2 3 4 5 6 नंबर पे लेना है। 5 नंबर तक एग्जाम्पल हो गए हैं, अब ध्यान नहीं रहा, जो भी है नंबर के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर लें CH3 CH2 CN की, साइनाइड ग्रुप है ये, इसको हम नाइट्राइल भी बोलेंगे, आयुपैक में नाइट्राइल बोलते हैं इसको हम। और भाई शुरू से एक बार मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, उसमें एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस की वजह से यह अराइज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आप फिर से एक बार देखिएगा कि चेन आइसोमर क्या हुआ, पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप में क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ वो अलग अलग एटम से कनेक्टिविटी की वजह से हुआ। स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ एक बात में डिफरेंस आएगा, स्पेस में 3 डायमेंशनल रीजन में उनके एटम का अरेंजमेंट, उनके ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। इसमें देखिए ये जो कार्बन था, अब अगर तुम आईयूपीएसी में नेम देखो तो इसका वर्ड रूट 3 कार्बन का बनेगा, जबकि इस कंपाउंड में वर्ड रूट 2 कार्बन का बनने वाला है। बोलिए, तो इसका मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल बेशक एक जैसे हैं। इसको हम आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं। इसको कौन से ग्रुप बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, या आयुपैक में हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, आइसोनाइट्राइल। बोलो, तो ये दोनों एक दूसरे के, अगर हम पूछें कि ये कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल आइसोमर। जैसे मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CH2 CN और CH3 CH2, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए, तो आप क्या बोल देंगे, आप तुरंत बोल देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं हुए। ऐसा क्यों सर, अभी तो हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड, आप बता रहे थे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, और यहां पे आप बता रहे हो कि गड़बड़ हो गया। तो यहां पे जरा कार्बन के नंबर देखें और यहां पे टोटल कार्बन के नंबर देखें, दोनों में आप देखेंगे तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कंपाउंड, भाई बेसिक बात क्या है, किन दो लोगों को हम कंपेयर करके बताएंगे कि वो आइसोमर हैं, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनके क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे, तो खाली साइनाइड को देख करके, आइसोसाइनाइड को देख करके हमको आंसर नहीं करना होता है, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर चेक करना होता है। इनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, तो ये जो कंपाउंड है ये होमोलॉग्स कहलाएंगे। तो साइनाइड हो गया 6 नंबर पे, आइसोसाइनाइड हो गया। बोलो भाई, तो इसको भी कॉपी कर लें, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। उसके बाद हम 7 नंबर पे बात करें तो CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन दिया। अब जरा बॉन्डिंग में देखें फर्क, यहां तो एथिल ग्रुप दोनों में कॉमन है, एक में बॉन्डिंग इस तरह से है, कनेक्टिविटी कार्बन चेन से नाइट्रोजन की है। इस कंपाउंड में जो कार्बन चेन है 2 कार्बन में, उसमें क्या कौन सा एटम डायरेक्ट कनेक्ट है, नाइट्रोजन। इसको हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोला करेंगे, नाइट्रो ग्रुप। इसको हम नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। इसका अगर हम नाम बोलें तो इसका नाम होगा नाइट्रोइथेन। और एक इस कंपाउंड में आप दोनों को जरा देखें, इसमें एक नाइट्रोजन, इसमें भी एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन इसमें कार्बन से कनेक्ट कौन है, ये ऑक्सीजन। इसमें कार्बन से कनेक्ट कौन है, नाइट्रोजन। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इस ग्रुप को बेटा नाइट्राइट बोलते हैं, और इसका नाम एथिल
नाइट्राइट है। क्लियर हो गया होगा। तो ये नाइट्राइट ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब अगला एग्जांपल देखें क्या बन सकता है इसमें। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। फिर से मैं देखता हूं, रिवाइज कराता हूं। एल्काइन और डाइईन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर वाला बताया था आपको। अल्कोहल और ईथर के केस में बताया था। थायो अल्कोहल और ईथर का केस बताया था, सॉरी थायो अल्कोहल और थायो ईथर बोलेंगे उसको ना, थायो ईथर का केस हो जाएगा। 4 नंबर पे एल्डिहाइड लिया था, कीटोन लिया था, अनसैचुरेटेड अल्कोहल लिया था, अनसैचुरेटेड ईथर लिया था नहीं लिया था। 5th नंबर पे हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था, बोलो एस्टर ले लिया था। बहुत सारे लोग आए थे, एल्डिहाइड अल्कोहल आ गया था, बोलो कीटोन अल्कोहल आ गया था, बोलो एल्डिहाइड ईथर आ गया था, बोलो एल्डिहाइड और सॉरी कीटोन और ईथर आ गया था। इतने सारे लोग आए थे। 6 नंबर पे फिर हमने आपको बताया साइनाइड ग्रुप और आइसोसाइनाइड ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। 7 नंबर पे अभी हमने बताया कि अगर ऐसा कनेक्टिविटी है नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे या ऐसा कनेक्टिविटी है नाइट्राइट ग्रुप बोलेंगे, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए। दिमाग में सब सेट रखेंगे आप। अब 8th नंबर पे हम देखें क्या हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। CH3 CH2 CH2 NH2, और इसको तो पता है तुमको, ये 1 डिग्री का अमाइन है। CH3 CH2 NH और ये CH3 दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बैठ रहा है। और ये मालूम है कौन सा अमाइन है, ये बिल्कुल मालूम है सर, ये 2 डिग्री अमाइन है। मैं बता चुका हूं, इनका नेमिंग बता चुका हूं। जिनको नहीं पता है वो आईपीएससी में शुरुआत से सारी वीडियो एक बार देखें। CH3N CH3 और ये CH3, ये कौन से डिग्री का अमाइन है बेटा, ये 3 डिग्री का। इन तीनों की खास बात जानते हो क्या है, इन तीनों की खास बात ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमाइन होते हैं ये फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। अब तुमसे कोई कह दे कि अमाइन को कंपेयर करें लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ना हो तो फंक्शनल आइसोमर थोड़ी कहलाएंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आइसोमर बताएं जिसके साथ रिलेट करें तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो 8th नंबर पे ये हो गया, इसको भी कॉपी कर लें आप। फिर 9th नंबर पे मैं देखता हूं CH3, हाँ एक एसिड का और बचा रह गया है, इसको हम बेटा सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। CH3 ऐसे लिखेंगे, CH3CH2SO3H। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। जब हम आईपीएससी में नेम बता रहे थे इसके, तो वहां पे बताया था कि प्रायोरिटी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद 2nd नंबर पे आता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां से हाइड्रोजन हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगाते हैं इधर, CH3S डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये सल्फोनिक एस्टर हो गया। ये सल्फोनिक एसिड था, ये सल्फोनिक एस्टर हो गया। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था वो कार्बोक्सिलिक एस्टर हो गया। उसको हम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, इसको हम सल्फोनेट बोलते हैं। ठीक, तो ये सल्फोनिक एसिड और सल्फोनिक एस्टर, कौन सा एस्टर लिख देता हूं, सल्फोनिक एस्टर बोलेंगे इसको, सल्फोनोएट, ओएट लगाते हैं ना एस्टर में। 10th नंबर पे देख लें, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजाइल अल्कोहल का। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। और क्या किया हमने, यहां लगा दिया हमने OH और यहां लगा दिया CH3। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो
दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमको यार C7H8O आ रहा है, शायद इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो 4 आ रहा है, निकालेंगे तो 4 आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें जरा डिफरेंस समझना है आपको। ये OH ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इनडायरेक्ट अटैच है और ये बेंजीन की न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। और ये जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट ना हो तो इसको बोलते हैं हम एलिफैटिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम? एलिफैटिक। अब हम चूंकि ज्यादा पढ़े नहीं हैं इस टाइम तक, हम इनकी रिएक्शंस के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो एक बात याद रखिएगा, अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के से डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा, वो फिनॉल वाले ग्रुप में आएगा। वो कौन से कंपाउंड होंगे? वो सारे जो कंपाउंड होंगे वो फिनॉलिक कंपाउंड कहलाएंगे, और ये हमारे एलिफैटिक अल्कोहल। तो ये आपके सामने एग्जांपल हो गया। बोलो, बात समझ में आती नहीं आती? इसको कॉपी कर लें जल्दी से। हटाएं। तो ध्यान रखिएगा सारी बात, तब तो ठीक है। और देख लें कौन लोग हो सकते हैं फंक्शनल आइसोमर जो शो करते हैं। CH3 CH2 CONH2, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? अमाइड ग्रुप। ये हम पढ़ चुके हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड N OH। देख लें जरा, कार्बन देख लेते हैं एक बार, गड़बड़ हो गया ना। फिर से लिखता हूं, जरा कार्बन के नंबर हम काउंट कर लेते हैं। C3 है, ठीक, 3 2 5 और 2 7। नाइट्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन जरा देख लें, 1, और नाइट्रोजन कितने हैं? 1। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 6 और 1 7 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। और इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम ही आएगा, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड यहां पे, एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहां पे। बेटा ध्यान रखें, इस ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन से OH ग्रुप अटैच हो और नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड से लगा हो, इसको हम ऑक्साइन बोलते हैं। तो अमाइड और ऑक्साइन ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर निकलेंगे। दोनों में सिमिलरिटी किस बात की है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम आ रहे हैं। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है। सेम केस यहां पे भी 3 ही है कार्बन, 7 हाइड्रोजन है यहां पे, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है। डिफरेंस किस बात का दिखाई दे रहा है हमको? डिफरेंस इस बात का दिखाई दे रहा है कि इसमें अमाइड ग्रुप है, इसमें कार्बन की कनेक्टिविटी जरा देखें, कार्बन और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है कि नहीं? बोलिए, यहां पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे नाइट्रोजन से OH ग्रुप अटैच है। बिल्कुल कनेक्टिविटी डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग है, दोनों डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो यही खास बात है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते होंगे जो कंपाउंड होंगे। ठीक,
तो यहां तक हो गया है, इसको आप कॉपी कर लें, फिर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनको आप देखें, जरा देखें इसको। कौन सा ग्रुप है? अमाइड। ये कौन सा ग्रुप है? अभी बताया था आपको हमने, ऑक्साइन। एक बात जरूर चेक कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बोलो, तो ये पक्का है कि कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? फंक्शनल आइसोमर। और आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक रिंग यहां पे भी 6 कार्बन की, एक रिंग यहां पे है, 2 कार्बन है यहां पे, 2 कार्बन यहां पे, नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कीटोन ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन 5 हो गए दोनों में, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन हो गए यहां पे, और 2 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 3 और 2 5 2 7 और 3 10 और 2 ऑक्सीजन हो गए। और एक और खास बात सामने दिख रहा है, अगर इतना भी दिख रहा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है तो पक्का है कि इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम निकलना ही निकलना है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे ग्रुप कौन सा है? कीटोन मैं भी बता चुका हूं, कीटोन। और कौन सा ग्रुप है ये बेटा? ईथर। और ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप लिखा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था 5th नंबर, शायद 6th नंबर पॉइंट में कार्बोक्सिलिक एसिड था, एस्टर था, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल था, कीटोन के साथ अल्कोहल था, एल्डिहाइड के साथ ईथर था, कीटोन के साथ भी ईथर था। वही एग्जांपल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर। हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर। देख लीजिए 1 2 3, इसमें 3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C3H6O। 1 2 3 1 2 3 3 2 5 और 6, 2 और 1 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन। और आपको मालूम है कि एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है, वो बनाए चाहे ना बनाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से? फंक्शनल। अभी यहां पे जो एग्जांपल हमने लिया है वो फंक्शनल आइसोमर का ही लिया है। ये हमारा हो गया बेंजीन से इनडायरेक्ट कनेक्ट है और बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक अल्कोहल, ये हो गया एलिफेटिक अल्कोहल, और ये दोनों एक दूसरे के हो गए फंक्शनल आइसोमर। इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, यही सेम केस दिया था। और इसको हम क्रिसॉल बोलते हैं और इसको पैरा क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा क्रिसॉल। ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, ये ईथर ग्रुप हो गया। सिंपल 1 2 3 1 2 3, तीनों दोनों में 3 कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है, फंक्शनल आइसोमर है। सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी रिंग के बाद देखो एक कार्बन है, एल्कोहल है और क्या है? ईथर। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई किसी एग्जांपल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस क्या करना है, हम सब भूल जाएं, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान रखना है, कुछ नहीं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में चेक कर लीजिए। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बैठ रहा है, फिर देखें डिफरेंस कहां पे आ रहा है। डिफरेंस आपको देखना है कहां पे आ रहा है। अच्छा, ये समझिएगा, जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा है। कितने कार्बन का वर्ड रूट है? और यहां पे 1 2 3 4 ही कार्बन का, यहां भी वर्ड रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर कहीं वर्ड रूट वगैरह में कोई चेंज आ जाए तो आपके दिमाग में अगर कोई पोजीशन जैसी या इस टाइप का कुछ आ जाए तो पोजीशन और चेन इन लोगों को कंसीडर मत कीजिएगा। मैं आगे चल करके प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा। अगर कहीं तुमको अभी आज तक हमने सिर्फ 3 आइसोमरिज्म पढ़ाए हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। अगर तीनों में तुमको कहीं डाउट लगने लगे कि चेन करें कि पोजीशन करें कि, तो सबसे सीनियरिटी इसमें फंक्शनल ग्रुप की है। ठीक, मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, फिर उससे कम जूनियर किसको दी जाती है, फिर उससे किसको दी जाती है। ये सारी बात अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इस टाइम तक अगर चेन, पोजीशन और फंक्शनल
में आपको कोई डाउट हो तो आप फंक्शनल ग्रुप को टिक कीजिएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर बदल रहा होगा तो कुछ सोचना नहीं है आपको। ठीक, इसको कॉपी कर लें। तो अब हम नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने 3 फिनिश कर दिए और अब हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। ठीक, अच्छा, आपको हम टॉपिक बताए दे रहे हैं, आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ रिंग चेन पढ़ाने के बाद। फिर अगले टर्न पे मैं मेटामेरिज्म पढ़ाऊंगा और मेटामेरिज्म के बाद पढ़ाने के बाद मैं सभी के एग्जाम्पल लूंगा। ठीक, अब उस एग्जाम्पल में अगर एक वीडियो की जरूरत पड़ती तो 1, 2 की जरूरत पड़ती है 2। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। जब हम मेटामेरिज्म पढ़ा लेंगे तब तक आपके हाथ में 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर आ चुके होंगे। फिर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे, इन सारी बात पे भी डिस्कस करेंगे। और जब हम टोटल पॉसिबल आइसोमर निकालने लगेंगे तो उनको आपस में रिलेट करके भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन किसके साथ कौन किस टाइप की आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक, चलिए, तो रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा है। तो आपको एक बात तो बिल्कुल कहानी पहले से सेट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके 2 आइसोमर जो हों जिनको हम कंपेयर करें तो एक हमारा एसाइक्लिक हो और एक हमारा साइक्लिक हो। अगर कभी ऐसा तुमको 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें एक साइक्लिक नेचर का हो, एक ओपन चेन नेचर का हो, एक एसाइक्लिक हो, तो वो कौन सी आइसोमरिज्म कहलाएगी? रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाएगी। रिंग, साइक्लिक वाला रिंग, और ये चेन आइसोमरिज्म कहलाएगी। तो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन दोनों आइसोमर में एक एसाइक्लिक नेचर का हो, दूसरा साइक्लिक नेचर का हो, तो ऐसे आइसोमर रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो इसको मैं हटाए दे रहा हूं। ठीक, अब सीधे सीधे हम एग्जांपल पे आए और इसमें सब में कहानी तो सबकी एक ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। यही गाना गा रहे हैं हम। फर्स्ट, ये ले लिया ब्यूटाइन का, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें एक स्ट्रक्चर हमने ए बनाया हुआ है। इसी का मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर में ड्रा करूं तो ऐसा बना सकता हूं। इसका मैं अगर तीसरा स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ऐसा बना सकता हूं। यार देखो, ये C4H8 है, इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आएगा। स्ट्रक्चर दिए होते हैं तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको बताता है कि कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने रिंग हैं, या दोनों की बात बताता है। कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। तो डबल बॉन्ड कितना आएगा? 2। इसमें कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा? 2। एक रिंग की वजह से, एक पाई बॉन्ड की वजह से, है कि नहीं? वैसे भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? कार्बन +1 माइनस, बोलो, हाइड्रोजन प्लस मोनोवैलेंट हैलोजन माइनस ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब C4 लिखा हुआ है, 4 और 1 5 माइनस, अब यहां पे हैलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन है, 8/2 4 हो गया। इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C4H6 है बेटा, C4H8 गलती से लिख गया था। 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे और 1 हाइड्रोजन यहां पे, 3 2 और 1। अब सही है, वही मैं सोच रहा गड़बड़ कहां हो गया। तो 4 और 1 5, 6/2 3, तो कितना निकल करके आएगा? 2।
बात समझ आ रही है आपको? आप देख लो, अगर थोड़ा क्लियर न हो पा रहा हो तो फिर कंफ्यूजन लगने लगा होगा, ये अचानक फिर क्या हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब बाकी बची जगह को, वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर दो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा। कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता है 4 है, इसकी तो चारों वैलेंसी हो गई, इसकी भी चारों हो गई, इसकी भी चारों हो गई। 1 2 3 4 5 6 ये लिखा 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के पीछे इंट्रोडक्शन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किए थे तो वहीं पे आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको जाके पूरी तरीके से पढ़ें, तभी बात समझ में आएगी। क्योंकि जब हम मेटामेरिज्म पढ़ा लेंगे और उसके बाद हम टोटल पॉसिबल आइसोमर के बारे में बताएंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए जाइए और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वीडियो आप देखें। ठीक, अब एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, ABCD। दो रिंग हो गई। कंपाउंड हमको डबल बॉन्ड के बारे में बताता है, पाई बॉन्ड के बारे में बताता है, रिंग के बारे में बताता है, रिंग और पाई बॉन्ड के बारे में बताता है। तो इसमें कितनी रिंग है? 2। बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये रिंग हो गई 2, तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। इसका भी 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2, और यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। अब हम अगर A और B को कंपेयर करें आपस में, तो इसमें नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंज हुआ है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होगा। मैं पढ़ा चुका हूं, आज जब फंक्शनल आइसोमर पढ़ाना शुरू किया था तो पहला एग्जांपल इसी का लिया था हमने, याद आ गया होगा। तो ये हो गया। अब A को तुम C से कंपेयर करो, A को तुम D से कंपेयर करो, तुम B को तुम C से कंपेयर करो, तुम B को तुम D से कंपेयर करो। मतलब इनको ओपन चेन को क्लोज चेन से, ओपन चेन को क्लोज चेन से, मतलब A को C के साथ कंपेयर किया, A को हमने D के साथ कंपेयर किया, या हम B को C के साथ कंपेयर करें, ओपन चेन को रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, ओपन चेन को हम रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रिंग चेन आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह पूछेंगे। ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C4H6। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए कि नहीं हुए? बोलिए। और ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हुए, ये और ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक भैया, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं। C3H6 से दोनों में देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है। इनका दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि एक रिंग स्ट्रक्चर है और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हुए कि नहीं हुए? बोलिए। बोलो। इसी में एक एग्जांपल और बढ़ा देता हूं। अच्छा, 1 2 3 4 कार्बन कर देता हूं। इसी में देखो हम ऐसा कर दें। अच्छा, इसी में देखो हम ये C4H8 का एग्जांपल लिया है, इसी में मैं ऐसा करूं, ये कर दूं। अच्छा, ये कर सकता हूं मैं। स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं कि यहां पे हम ज्योमेट्रिकल की बात करें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो 1 और 2 को अगर कंपेयर कराओगे तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बनेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। बोलो। ओपन चेन 1 को अगर तुम 3 से कंपेयर कराओ, 1 को तुम अगर 4 से कंपेयर कराओ, 1 को 3 से, 1 को 4 को, ये ओपन चेन है और ये रिंग है, ये ओपन चेन है और ये रिंग है, तो ये एक दूसरे के। अच्छा,
सेकंड को भी तुम कंपेयर करा सकते हो थर्ड से, 2 और 3, एक ओपन है और एक क्लोज चेन है। 2 को तुम 4 से भी कंपेयर करा सकते हो। तो ये चारों लोग अगर आपस में कंपेयर कराएं तो ये हमारा रिंग चेन आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। 3 और 4 को अगर कंपेयर मतलब आपको कराना हो, किसी को आपस में रिलेट कर सकते हो यार। थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये, अब इसमें देखो वर्ड रूट 4 कार्बन का है रिंग और इसमें वर्ड रूट 3 कार्बन का रिंग है। तो क्या बदल गया है इसमें, वर्ड रूट बदल गया। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म हो गई, ये चेन आइसोमरिज्म हो गई। कॉपी कर लिया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3। आप देखें तो इसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन हमको लग रहा है 6 होना चाहिए। 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, क्लियर है। 1 2 3 और ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 कार्बन, 2 और 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन आपका। ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड ईथर है, ओपन चेन है। कैसा है, ओपन चेन। ये हमारा कैसा है, इपॉक्सी कंपाउंड है। ये तो रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो ओपन चेन और रिंग एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो अगर कोई अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिल जाए और इपॉक्सी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। बोलो यार। अगला एग्जांपल लेता हूं, ऊपर वाला हटा देता हूं। कहां रख दिया, ध्यान रखें इसको। CH3CO CH3 लिखा है, C3H6O है बेटा, है। जरा देख लेते हैं इसको। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। देखो ठीक है ना, कितने कार्बन है, 3 कार्बन हो गए, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गए। इनको देखें तो ये साइक्लिक ईथर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। और ये कीटोन ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब सवाल ये आया कि दोनों में क्या बदल गया है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप बदल गया है। तो ये क्या फंक्शनल आइसोमर हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ओपन चेन कंपाउंड है, समझो बहुत कायदे से, और ये हमारा रिंग है। तो यार ये तो रिंग चेन आइसोमर हुआ। ये ओपन चेन हुआ कि ये रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएगा। अब समस्या है, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी है और ये दोनों है। लेकिन अगर इन दोनों में किसी एक को हमको टिक करना होता, इन दोनों में एक ही आंसर को हमको करेक्ट करना है। अगर एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहलाएगा, दोनों के फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट थे कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ। लेकिन ये रिंग चेन आइसोमर है, एक टाइप का स्पेशल टाइप का समझ लो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, ये रिंग चेन आइसोमर हो गया। तो रिंग चेन आइसोमर ये होगा
अगर दोनों में हमको एक आंसर करेक्ट करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लें। चलो एक लास्ट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा इत्मीनान से। लेकिन एक ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, और एक हमारा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग चेन आइसोमर हुआ, और इसमें हम ईथर ग्रुप है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हुआ। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन सा है? मतलब अगर दोनों में ज्यादा करेक्ट और कम करेक्ट की बात नहीं होती, लेकिन अगर एक आंसर हमको चूज करना है तो ये ऑर्डर होता है। अगर हमको रिंग चेन और फंक्शनल में दोनों में उलझन हो जाए, हमको ये समझने में कि हम क्या टिक करें, तो रिंग चेन टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर कभी फंक्शनल ग्रुप और चेन में हमने बताया कि फंक्शनल, चेन और पोजीशन अगर तीनों हैं, लग रहे हो तुमको कि फंक्शनल हो कि चेन हो, फंक्शनल हो कि पोजीशन हो, तो आप किसको टिक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को। इस टाइप के हम क्वेश्चन आगे करा देंगे। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में रिंग चेन, फिर टाटोमर्स, फिर फंक्शनल आइसोमरिज्म, फिर मेटामरिज्म। फिर कभी तुमको अगर पोजीशन और मेटामरिज्म में तुमको बहुत डाउट होगा, मेटामरिज्म अभी हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हमको मेटामर ही पढ़ाना है। तो मेटामरिज्म और पोजीशन में जब हमको दिक्कत आए कि कौन सा एक आंसर टिक करें, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? मेटामर को प्रायोरिटी देंगे। तो बात समझ आ रही है आपको? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी बदला, वो मैं मानता हूं फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही से आंसर नहीं करना है आपको। दोनों पॉसिबिलिटी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हो सकता है, ये रिंग चेन आइसोमर भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्टिव में और हमको एक आंसर ही लिखना है, तो हम इसमें रिंग चेन आइसोमर ही लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी में रिंग चेन को हमको रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आज यहीं तक बेटा। कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में आप जरूर हमको बताएं कि हमको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में या कभी उसको हम डाउट को दूर करने का प्रयास करें। अगले टर्म पे, अगले लेक्चर में हम मेटामर्स पढ़ाएंगे, मेटामरिज्म पढ़ाएंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अगर वो हमको लगता है कि ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत है, तो हम अगले नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक हो गया है। अगला प्रयास हमारा रहेगा कि मेटामरिज्म के साथ कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं। अगर उसके बावजूद भी एग्जाम्पल बचते हैं, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम ले लेंगे। ठीक, तो थैंक यू बेटा।